हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है 400 डेज़। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस आएँ वो हमें मिलते रहें। तो अब हम अपनी मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक स्पेस मिशन से होती है जहाँ हम मिलते हैं 4 एस्ट्रोनॉट से, जिसमें कैप्टन थियो कूपर, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एमिली और इंजीनियर कोल और बग होते हैं। और इस पूरे मिशन का कंट्रोलर होता है वॉल्टर। ये सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं। यहाँ पे वॉल्टर हमें इस मिशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को एक अंडरग्राउंड स्पेसशिप में रहना होगा पूरे 400 डेज़ के लिए। और 400 डेज़ के लिए ये एस्ट्रोनॉट्स कैसा बर्ताव रखते हैं इस पर पूरी स्टडी की जाएगी। और इस स्टडी की मदद से मिशन कंट्रोल टीम इंसानों को स्पेस में भेजेगी और केपलर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वो स्पेस में जाएंगे। और 400 डेज़ तक अंडरग्राउंड स्पेसशिप में रहने का ये मिशन इनका एक स्पेस सिमुलेशन मिशन होता है। फिर आगे हम इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो अंडरग्राउंड स्पेसशिप में चले जाते हैं और यहीं से इनके डे फर्स्ट की शुरुआत होती है। अब स्पेस सूट पहनते हुए कॉल बग से कहता है कि ये तो बस एक सिमुलेशन है, तो इनको हमारी स्टडी से क्या ही मदद मिलेगी। इस पर बग उसे रिप्लाई देता है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मिशन एक सिमुलेशन है। वो तो इस मिशन में इसलिए शामिल है क्योंकि वो इसके लिए इंटरेस्टेड है। इसके बाद हम सब लोगों को कंट्रोल रूम में देखते हैं जहाँ पे इस मिशन का कंट्रोलर वॉल्टर उन सभी से बात करता है और शिप को लॉन्च करने का सिमुलेशन शुरू करता है। लेकिन इस सिमुलेशन में भी उन्हें काफ़ी इश्यूज आते हैं, जैसे कि शिप का पैनल अपने आप अलग नहीं हो पाता और वो शिप में ही फंस जाता है। अब कैप्टन कूपर शिप को एक एंगल में झुकाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से शिप का पैनल अलग हो जाता है और इस तरह से उनका शिप लॉन्च का सिमुलेशन कंप्लीट होता है और इसीलिए सब बहुत खुश होते हैं। थोड़े समय के बाद इन सब को अपने अपने कैबिन्स में जाने का ऑर्डर मिलता है और यहाँ पर कैमरास की मदद से इन पर नज़र रखी जाती है। अब कुछ समय बीतने पर बग शिप में प्लांट्स लगाने का काम शुरू कर देता है और डॉक्टर एमिली भी अपने क्रू मेंबर्स का मेंटल हेल्थ चेक करना शुरू कर देती है। सबसे पहले एमिली कूपर की मेंटल हेल्थ चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि कूपर गुस्से में है और डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है, क्योंकि इस मिशन से जस्ट पहले जिस लड़के से वो शादी करना चाहता था उसने उससे शादी करने से मना कर दिया था। अब इन दोनों की बहस होती है तो हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एमिली ही थी। अब हम कोल को देखते हैं जो अपने कैमरा की मदद से वीलॉग बनाता है और कैप्टन कूपर सभी के लिए डिनर बनाता है। अब खाना खाते समय एमिली उनके पास आती है और उन्हें इम्यूनाइज वैक्सीन लगाने के लिए बोलती है। ये इंजेक्शन देख के कोल काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि इस इंजेक्शन के बारे में उन्हें कुछ भी बताया नहीं गया था। अब एमिली उन्हें इस इम्यूनाइज वैक्सीन के बारे में बताती है। वो कहती है कि इसको लगाने से आप शिप के वातावरण के अनुकूल हो जाओगे। और ये सुनने के बाद सब लोग वो वैक्सीन लगवा लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एमिली खुद को वो इंजेक्शन नहीं लगाती है। अब ऐसे ही देखते देखते 26 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एमिली माइंड एक्सरसाइज के लिए अपने क्रू मेंबर्स को एक गेम खेलने के लिए बोलती है, लेकिन इसी दौरान अचानक से शिप काफ़ी हिलने लगती है। उसकी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और अलार्म्स बजने लगते हैं। उनको लगता है कि उनका स्पेसशिप स्पेस में मौजूद किसी टैबलेट से टकराया होगा। ये देखकर कोल कहता है कि ये तो सिर्फ एक सिमुलेशन का हिस्सा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वॉल्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉल्टर के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब थोड़े टाइम बाद शिप स्टेबल हो जाती है और शिप में जो भी डैमेज हुआ था सब लोग उसे रिपेयर करने में लग जाते हैं। इन लोगों का आपस में ही डिस्कशन हो रहा था कि ये सब हुआ क्या था और उन्हें लगता है कि वॉल्टर ने जानबूझकर सिमुलेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट की होगी ताकि इन लोगों का बर्ताव उसे पता चले और इनका टेस्ट भी लिया जा सके। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद एमिली चुपचाप से कंट्रोल रूम में जाती है और वॉल्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। उसका कांटेक्ट हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर कैप्टन कूपर पहुँच जाता है
उसे देखकर एमिली बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है और अपने रूम में आने के बाद उसे अपना अतीत याद आता है, जहाँ पे उसने कूपर के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया था। अब ऐसे ही देखते देखते 200 दिन बीत जाते हैं। सब लोग अपना अपना काम करते हुए समय बिता रहे थे और एमिली भी उन्हें इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगा रही थी। अब एक दिन कॉल जब अपना वीलॉग कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए जाता है तो वो अपलोड फेल हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है कि एमिली उन्हें वैक्सीन के नाम पर जहर दे रही है। ये मैसेज देखकर कॉल काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बात वो किसी और से बताता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बक को अपने प्लांट्स में एक चूहा नज़र आता है और वो रैट को लेके आता है और सबको दिखाता है। इस रैट को देखकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोल रैट को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए कहता है क्योंकि इससे शिप को नुकसान हो सकता था, लेकिन बग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कोल गुस्से में आकर उस रैट को ग्राउंड में ही गिराकर मार देता है। अब इसकी वजह से कूपर और कॉल में बहस होने लगती है, दोनों में आपस में लड़ाई भी होने लगती है। अब लड़ाई के बाद कोल अपने रूम में जाता है और खुद को लगी हुई चोट को साफ करने लगता है और तभी उसे अपना पूरा चेहरा खून में लथपथ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन आंखें बंद करने के बाद खोलने पर जब वो दोबारा अपना चेहरा देखता है तो वहाँ पर कोई खून नहीं लगा होता है। इसका मतलब कॉल को हेलुसिनेशन हुआ था। वो एमिली के पास जाता है और उसे ये सारी चीज़ें बताता है। एमिली उसे कहती है कि ये सब डिहाइड्रेशन का नतीजा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए तभी वो सही होगा। अब वहाँ से निकलने के बाद वो फिर से वीलॉग को अपलोड करने की कोशिश करता है, पर एक बार फिर से अपलोड फेल हो जाता है और उसे फिर से एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि सब के सब उसको हेट करते हैं और ये देखकर कोल गुस्से में आकर कीबोर्ड को तोड़ देता है। अब इन्हीं अजीबोगरीब चीज़ों के साथ इनका मिशन लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि इनका मिशन पूरा होने के लिए अब सिर्फ 35 दिन ही बचे होते हैं। ऐसे ही एक दिन बग एमिली के पास आता है और वो उससे कहता है कि उसे अपने बेटे को एक बार फिर से देखना है, क्योंकि 35 दिन भी अब उनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहे थे। वो सब काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे। इसीलिए कूपर वॉल्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बग ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो दीवार पर लाइंस ड्रॉ करता रहता है। तभी उसे वहाँ पर उसका बेटा सैम दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते बग एक पाइप से होते हुए दूसरे कमरे में पहुँच जाता है। यहाँ वो देखता है कि उसका बेटा सैम झूल रहा होता है। वो उससे बात करता है, लेकिन बात करते करते बग अचानक से रो पड़ता है और वो वहीं पर लेट जाता है, यानी कि बग को भी अब हेलुसिनेशन हो रहा था और हमें ये भी पता चलता है कि बग का बेटा सैम इस दुनिया में ही नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि कूपर को शिप के गेट की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि कोई शिप के अंदर आना चाहता हो। फिर वो लोग आपस में ही बात करके डिसाइड करते हैं कि वो लोग शिप के बाहर नहीं जाएंगे। अब रात में कोल को फिर से शिप में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और इसे देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर आता है तो उसे अपने सामने एक डरावना स्ट्रक्चर या कहीं तो कोई इंसान दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफ़ी डर जाता है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। तभी वहाँ पर सारे क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और उस डरावने आदमी को रोकने की कोशिश भी करते हैं और तभी वो आदमी बेहोश हो जाता है। तो अब एमिली उसका ट्रीटमेंट करती है और थोड़े समय के बाद सब लोग अपने अपने कैबिन्स में चले जाते हैं। एमिली भी अपने कैबिन में जाने से पहले कुछ पिल्स ले लेती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन में हो। अब हम कूपर को देखते हैं जो ऑक्सीजन की कमी लगने के कारण उठ जाता है और सबको जाकर चेक करने लगता है। वो देखता है कि एमिली बेहोश है, उसकी सांस नहीं चल रही है। इसीलिए वो एमिली को ठीक करने की कोशिश करता है और उसको ऑक्सीजन मास्क भी लगाता है, जिससे उसको होश आ जाता है। अब यहाँ पर सबको कुछ टेंशन हो रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस शिप में। इसीलिए वो उस डरावने आदमी को देखने जाते हैं जो उनकी शिप पर था, लेकिन उन्हें वो वहाँ मेडिकल रूम में नहीं मिलता है, जिसके बाद वो उसे पूरी शिप में ढूंढते हैं।
अब उन्हें कॉल बताता है कि शिप में एक हॉल हो गया है जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। लेकिन कूपर इस बात को लेकर श्योर नहीं था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर सब कुछ चेक करेगा। पर कॉल उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये सब कुछ सिमुलेशन का ही एक हिस्सा है। लेकिन तभी बग पीछे से कॉल को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद कूपर और बग कॉल के होल से होते हुए बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि अर्थ पूरी तरह से ब्लैकआउट है और एकदम से आंधी और डस्ट से भरी हुई है। अब वो लोग बाहर से डस्ट के सैंपल लेते हैं और फिर से अपनी स्पेसशिप में आ जाते हैं। उन्हें डस्ट के सैंपल में आर्माकोलाइट नाम का एक सैंपल मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ मून पर ही पाया जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या हम लोग सच में स्पेस में हैं। लेकिन अब तक कॉल को भी होश आ गया था। वो कहता है कि ये सब कुछ वॉल्टर के सिमुलेशन का ही एक हिस्सा है और हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रुकना चाहिए। पर कोई भी कॉल की बात से एग्री नहीं करता है और वो सभी लोग ऊपर अर्थ के बारे में पता करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें शहर में जाने का मैप होता है। अब वो लोग उस मैप को फॉलो करते हुए उस शहर में पहुँच जाते हैं, लेकिन उस पूरे शहर में बहुत सन्नाटा होता है। तभी उन्हें वहाँ पर जैन नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो उन्हें डिनर के लिए उसके होटल में इनवाइट करता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले मून से अर्थ टकराने की वजह से अर्थ पूरी तरह से बादलों में घिर गई है और इसी वजह से अर्थ पर अब सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है और अर्थ पर अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। जैन उन्हें अपने होटल में रहने के लिए कहता है। उस होटल में और भी काफ़ी लोग होते हैं। तभी कॉल वापस से कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ वॉल्टर के प्लान का एक हिस्सा है और इस होटल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो रिपोर्टर्स हैं और उनके पीछे बैठी लड़की का नाम होता है मिस फेब्रुअरी, जिसे कॉल जानता है। दरअसल मिस फेब्रुअरी एक मैगजीन की रिपोर्टर थी और उसी के द्वारा कॉल से उसकी जान पहचान है। अब वो सब लोग वहाँ से निकलकर बाहर जाते हैं, जहाँ पर कॉल सबके लिए बियर मंगवाता है। लेकिन इनकी पूरी टीम में कॉल के अलावा किसी को नहीं लगता कि ये सब कुछ सिमुलेशन का हिस्सा है। बग तो बेचारा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और कॉल इन सभी के काफ़ी अच्छे से मज़े ले रहा था और वो मिस फेब्रुअरी के साथ फ्लर्ट करते हुए कहीं निकल जाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और ये तीनों भी कॉल के लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो लौट कर आता ही नहीं है। अब सोने के लिए वो तीनों जैन के होटल में वापस जाते हैं, लेकिन बग पहरा देने के लिए रुक जाता है और वो फिर से अपने बेटे को याद करता है। उसे बार बार अपने मरे हुए बेटे सैम के हेलुसिनेशन हो रहे थे और उसका पीछा करते करते वो होटल के ऑनर के पास पहुंच जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए एमिली और कूपर सो के उठते हैं और वो लोग बग को ढूंढते हैं। वो लोग बग के बारे में जैन से पूछते हैं, लेकिन जैन उनसे कहता है कि वो सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे आए थे, यानी कि सिर्फ एमिली और कूपर ही उसके होटल में आए थे। अब कूपर को होटल में रुकने से काफ़ी खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो दोनों भी होटल से बाहर चले जाते हैं और वो बग और कोल को ढूंढने लग जाते हैं। इसी दौरान कूपर भी एमिली से अलग हो जाता है और वो होटल के किचन में जाके देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारा खून दिखाई देता है और वही डरावना आदमी जो उनकी स्पेसशिप में आया था वो उसे एक जेल में बंद दिखाई देता है। तभी कूपर उस आदमी को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में खंजर लग जाता है और जख्मी हालत में ही वो होटल से बाहर आने की कोशिश करता है और बाहर आते ही उसे एमिली मिल जाती है। एमिली सबसे पहले कूपर को ठीक करती है और तभी वो उससे पूछता है कि वॉल्टर ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। तब उसे एमिली बताती है कि दरअसल वॉल्टर ने ही उसे उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था। ये सुनकर कूपर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और दोनों मिलकर अब वापस से अपनी शिप की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका पीछा किया जा रहा है और होटल का ऑनर जैन और उसके साथ ही उनको मारकर उनके शिप पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए वो दोनों जैन और उसके साथियों को मारने का प्लान बनाते हैं। कूपर शिप के बाहर जाके छिप जाता है तो वहीं एमिली शिप के अंदर एक खंजर लेके छुप जाती है
जैन और उसके साथी जैसे ही शिप के अंदर आते हैं तो कूपर उन पर चुपचाप से बाहर से आकर अटैक कर देता है और जैन के साथियों को मार देता है। वहीं जैन एमिली को ढूंढ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन तभी कूपर जैन पर भी हमला कर देता है और उन दोनों की भी काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कूपर को चोट लगने के कारण जैन उस पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन एमिली पीछे से आकर जैन को मार देती है और तभी सिमुलेशन के 400 दिन पूरे हो जाते हैं और वॉल्टर का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने नए सिमुलेशन को सफलतापूर्वक ख़त्म कर लिया है और इसी के साथ उनके शिप का गेट भी ओपन हो जाता है और वहाँ से सनलाइट भी शिप के अंदर आती है। इसके बाद एमिली और कूपर एक साथ शिप के बाहर आते हैं और अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है इसका इंतज़ार करने लगते हैं और मूवी इसी मिस्ट्री के साथ एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी में चल रही सारी घटनाएं एक सिमुलेशन होती है और मूवी में जो भी कुछ इंसिडेंट्स हुए वो वॉल्टर के प्लान्स थे। जिस तरह एमिली सारे क्रू मेंबर से सब कुछ छुपा रही होती है और वो खुद इंजेक्शन नहीं लेती और ऑक्सीजन की कमी से मरने वाली रात वो कुछ पिल्स लेती है जिससे वह मरी हुई लगती है, ये सब कुछ वॉल्टर का ही एक प्लान होता है। कॉल मिस फेब्रुअरी को पहचान लेता है, इसलिए कॉल को सारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और इसीलिए वॉल्टर उसे उसी टाइम पर सिमुलेशन से बाहर कर देता है और वहीं बक को भी डिप्रेशन के कारण सिमुलेशन से बाहर कर दिया जाता है। पीछे बचते हैं एमिली और कूपर, जो यही मान लेते हैं कि ये सब कुछ उनके साथ असलियत में हो रहा है, इसीलिए वो जैन को मारना भी ज़रूरी समझते हैं। और इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर एंड थैंक यू।